सितंबर 2023 की वो शाम, जब पूरा देश अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने दंग रह गया था। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था, मीडिया हाउसेस में डिबेट्स की बाढ़ आ गई थी और सोशल मीडिया पर एक ऐसी वैचारिक जंग छिड़ चुकी थी जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया बनाम भारत। लेकिन हेडलाइंस और इस राजनीतिक शोर शराबे के ठीक पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे हर एक आम भारतीय से पूरी तरह छुपाया गया। क्या आपको पता है कि जो सरकार आज भारत नाम को फ्रंट फुट पर प्रमोट कर रही है, उसी सरकार ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरों में एक लिखित हलफनामा देकर इस नाम बदलने की याचिका का खुद खुलकर विरोध किया था। जी हां, ऑन पेपर, ऑफिशियली। ये लड़ाई सिर्फ राष्ट्रवाद या किसी चुनावी गठबंधन की नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर कल सुबह उठकर इस देश का नाम कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो आपकी जेब, आपके पासपोर्ट और इस देश के सरकारी खजाने पर एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह फटेगा जिसकी बुनियादी कीमत 14,304 करोड़ रुपए है। ये कोई हवाई नंबर या चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट से निकला एक सटीक फॉरेंसिक गणित है। और सबसे बड़ी बात, विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना इस नाम के खेल से इतना क्यों डरते थे? आइए इस पूरे चक्रव्यूह को एक एक करके डिकोड करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक बेहद लोकप्रिय नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया नाम हमें ब्रिटिश हुकूमत ने गुलामी के प्रतीक के रूप में तोहफे में दिया था। लेकिन इतिहास का पहला सच यही है कि यह नैरेटिव पूरी तरह से आधारहीन है। इंडिया नाम अंग्रेजों के भारत आने से कई सदियों पुराना है। पहले इस नाम के विकास की पूरी भाषाई चेन को गहराई से समझते हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य और ऋग्वेद के 7वें मंडल में स्पष्ट रूप से दर्ज है, 10 राजाओं की लड़ाई यानी दशरजना बैटल में राजा सुदास के भरत कबीले ने जीत हासिल की थी और यहीं से हमारी सांस्कृतिक पहचान भारत और भारतवर्ष की नींव पड़ी। लेकिन जब हम इंडिया शब्द पर आते हैं तो हमें प्राचीन फारस यानी ईरान के भाषाई म्यूटेशन को देखना होगा। प्राचीन संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्तन के बीच एक सीधा संबंध है। संस्कृत का जो पवित्र शब्द है सोम, वह प्राचीन ईरानी भाषा में जाकर हूबहू होम बन जाता है। इस एस से है के निश्चित भाषाई बदलाव के कारण ही हमारे सिंधु क्षेत्र को उन्होंने अपने उच्चारण में हिंदू और पूरे भूभाग को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। इसके बाद इस चेन में एंट्री होती है ग्रीक लोगों की। ग्रीक भाषा में है ध्वनि का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता था, इसलिए उन्होंने हिंदू से है को पूरी तरह गायब करके इसे बना दिया इंदोस। साल 1786 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रस्तुत किए गए अपने ऐतिहासिक शोध पत्र में प्रख्यात भाषाविद सर विलियम जोन्स ने इसी व्यापक इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार को दुनिया के सामने स्थापित किया था, जो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और फारसी की एक समान जड़ों की व्याख्या करता है। इसी भाषाई परिवार और क्लासिकल फिलॉलोजी के नियमों के तहत ग्रीक शब्द इंदोस लैटिन भाषा में जाकर इंडिया बन गया। यानी ईसा पूर्व 3री सदी में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, तब से ही पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी। यही कारण था कि 17 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में आर्टिकल 1 पर बहस हो रही थी, तब देश के नाम को लेकर एक भयंकर वैचारिक टकराव पैदा हो गया। एचवी कामत और सेठ गोविंद दास जैसे नेता अड़ गए कि देश का नाम सिर्फ भारत या भारतवर्ष होना चाहिए और इंडिया शब्द को पूरी तरह हटा देना चाहिए। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके सख्त खिलाफ थे। उनका दृष्टिकोण एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण का था। उनका स्पष्ट मानना था कि आधुनिक वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए इंडिया नाम को छोड़ना एक भारी प्रशासनिक भूल होगी। संवैधानिक इतिहासकार मानते हैं कि अम्बेडकर देश की प्राचीन पहचान को मिटाना नहीं चाहते थे, लेकिन वे भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को कमजोर भी नहीं होने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने इस वैचारिक मतभेद को शांत करने के लिए देश का सबसे संतुलित रास्ता निकाला। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान ने दोनों नामों को बराबर का दर्जा देकर इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। लेकिन नेहरू और अंबेडकर के फैसले के पीछे एक और गहरा कूटनीतिक कारण था, जिसने विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पैरों तले जमीन खिसकानी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश सरकार के ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूम 12 और इतिहासकार रामचंद्र गुहा से लेकर डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के प्राथमिक दस्तावेजों को देखें तो जिन्ना एक बहुत बड़े राजनीतिक भ्रम में जी रहे थे। उनका सोचना था कि जब उनके नए देश का नाम पाकिस्तान होगा तो पंडित नेहरू अपने देश का नाम हिंदुस्तान या भारत रखेंगे। लेकिन सितंबर 1947 में जब लॉर्ड माउंटबैटन के दफ्तर से ऑफिशियल ट्रांसफर पेपर्स बाहर आए तो उस पर साफ लिखा था डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये देखते ही जिन्ना को एक गहरा कूटनीतिक झटका लगा। उन्होंने तुरंत माउंटबैटन को एक बेहद कड़े शब्दों वाली चिट्ठी लिखी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज जिन्ना की उस चिट्ठी का सार कुछ इस तरह था कि नई दिल्ली का इंडिया नाम अपनाना बेहद भ्रामक है और दिल्ली इस शब्द पर एकाधिकार नहीं कर सकती,
क्योंकि यह पूरे उपमहाद्वीप से जुड़ा है। नेहरू बहुत अच्छी तरह समझते थे कि इंडिया दुनिया की नजरों में एक स्थापित, प्रीमियम और प्राचीन लीगल ब्रांड है। इस नाम को रिटेन करने का सीधा मतलब यह था कि संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। भारत को अपनी सारी वैश्विक संधियों को दोबारा साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि पाकिस्तान को एक बिल्कुल नए नवेले देश के रूप में शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। अब इतिहास के पन्नों से सीधे बाहर निकलकर आते हैं आधुनिक भारत की राजनीति के सबसे बड़े विरोधाभास पर। मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पष्ट हलफनामा देकर इंडिया नाम हटाने की याचिका का साफ विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि संविधान बनाते समय देश के नाम पर गहराई से विचार हो चुका है। कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। तो फिर आखिर साल 2023 में ऐसा क्या बदला कि अचानक पूरी सरकारी मशीनरी इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बताने लगी? राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह स्थापित है कि इसका असली ट्रिगर दबा जून 2023 में, जब देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम रख लिया, इंडिया। ये विपक्ष की एक चाल थी जिसने सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद सितंबर 2023 में अचानक G20 समिट के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत की नेम प्लेट सामने आ गई। यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का आधिकारिक कानूनी स्टैंड आज भी वही है, क्योंकि संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस शब्द को अनौपचारिक रूप से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो आइए अब इसी राजनीतिक दांवपेंच से बाहर निकलकर एक अर्थशास्त्री की तरह जमीन पर इस नाम बदलने के बिल का एक बुनियादी आर्थिक ऑडिट करते हैं। यह खर्च 4 मुख्य हिस्सों में बटा है। पहला, करेंसी रीप्रिंटिंग कॉस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल लगभग 34.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट्स और सिक्के एक्टिव सर्कुलेशन में है। अगर देश का नाम कानूनी रूप से पूरी तरह बदला जाता है तो रिजर्व बैंक को हर एक नोट और सिक्के पर लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना होगा। आरबीआई सालाना लगभग 40 से 45 बिलियन नए नोट छापता है। अगर एक नोट की सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉस्ट औसतन 1 रुपए से 1.5 रुपए भी मान ली जाए तो पूरे सिस्टम के पुराने नोटों को बाहर करने और उन्हें नए नाम के साथ रीप्रिंट करने का न्यूनतम लॉजिस्टिकल खर्च ही अकेले 4,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के बीच बैठेगा। और ये तो सिर्फ पहला बिल है। असली लॉजिस्टिकल चुनौती हमारी सीमाओं पर खड़ी है। दूसरा, पासपोर्ट ओवरहॉल बिल। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय भारत के पास 9.6 करोड़ से ज्यादा सक्रिय पासपोर्ट्स का डेटाबेस है। हर सिंगल पासपोर्ट के फ्रंट कवर और चिप पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और कंट्री कोड IND दर्ज है। ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन नियमों के तहत भले ही एक फेज्ड ट्रांजिशन हो, लेकिन अंततः इन सभी 9.6 करोड़ पासपोर्ट्स को नए नाम के साथ री इशू करने की न्यूनतम मैन्युफैक्चरिंग लागत ही अकेले 2,000 करोड़ रुपए को पार कर जाती है। पासपोर्ट्स के बाद आता है इस चक्रव्यूह का वो हिस्सा जो सीधे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर वार करेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संधियां। भारत के पास इस समय सैकड़ों प्रेफरेंशियल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया नाम से रजिस्टर्ड हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों और वर्ल्ड बैंक के व्यापार लॉजिस्टिक्स शोध के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दस्तावेजी बदलाव और कस्टम्स क्लियरेंस में देरी से होने वाला न्यूनतम फ्रिक्शन 0.1% से 0.3% तक हो सकता है। भारत के लगभग $450 बिलियन के सालाना एक्सपोर्ट्स पर अगर सिर्फ 0.1% का लॉजिस्टिकल फ्रिक्शन भी लगे तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स को सीधा 3,600 करोड़ रुपए का फटका देगा। व्यापारिक झटकों के अलावा एक चौथा खर्च भी है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा है। चौथा, डिप्लोमैटिक मिशंस। भारत के दुनिया भर में लगभग 190 और दूतावास हैं। ग्लोबल रीब्रांडिंग के तहत इन सभी इमारतों, लेटरहेड्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टीज के नाम बदलने में अगर न्यूनतम 5 करोड़ रुपए प्रति एम्बेसी भी लगे तो यह लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बिल फाड़ देता है। करेंसी, पासपोर्ट, ट्रेड और राजनयिक मिशन का हमारा ये जमीनी ऑडिट पहले ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। अब इस गणित को हम अर्थशास्त्र के स्थापित मैक्रो फ्रेमवर्क से वेरीफाई करते हैं। मार्केटिंग लिटरेचर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बेंचमार्क्स बताते हैं कि बड़े संस्थान या देश आमतौर पर अपने कुल वार्षिक राजस्व का 5 से 7% मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। इस गणित को सटीक रखने के लिए हम इस रेंज का मध्य बिंदु यानी 6% लेते हैं और किसी भी बड़े रीब्रांडिंग अभ्यास में उस मार्केटिंग बजट का लगभग 10% हिस्सा खर्च हो जाता है। अगर हम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय बजट के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग 23.84 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। जब हम इस स्थापित फॉर्मूले को भारत के बजट पर लागू करते हैं यानी 23.84 लाख करोड़ रुपए का 6% मार्केटिंग बजट और उसका 10% रीब्रांडिंग खर्च निकालते हैं
तो हमारे सामने देश का नाम बदलने की बुनियादी प्रशासनिक लागत आती है, ठीक 14,304 करोड़ रुपए। यह टॉप डाउन फॉर्मूला हमारे नीचे से जोड़े गए 12,000 करोड़ रुपए के बिल की व्यापक दिशा में पुष्टि करता है। अब आप सोचेंगे कि बीच के बचे हुए लगभग 2,000 करोड़ रुपए कहां जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, भारत में 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है। अगर सिर्फ साइन बोर्ड और डिजिटल सिस्टम्स बदलने में 10 लाख रुपए प्रति स्टेशन भी खर्च हों तो यह 700 करोड़ रुपए का बिल है। इसके अलावा देश भर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को देखें। भारत में 20 लाख से ज्यादा सक्रिय पुलिसकर्मी हैं। अगर हर जवान की यूनिफॉर्म के बैज, पैच, आईडी कार्ड्स और थानों के बोर्ड्स व वाहनों के डीकैल बदलने का खर्च औसतन 5,000 रुपए भी मान ले तो यह सीधा 1,000 करोड़ रुपए का बिल बन जाता है। बचा हुआ गैप नेशनल हाईवे के साइन बोर्ड्स, मिलिट्री स्टेशनरी और सरकारी वेबसाइट्स की रिकोडिंग के खर्च से आसानी से भर जाएगा। तुलना के लिए, उस समय के मीडिया अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का प्रशासनिक खर्च ही लगभग 300 करोड़ रुपए बैठ गया था। लेकिन इस पूरे कड़क आर्थिक विश्लेषण के बाद हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। प्रो भारत विचारकों का मजबूत तर्क है कि किसी राष्ट्र की पहचान को सिर्फ एक इनवॉइस से नहीं तौला जा सकता। नाम एक देश की सिविलाइजेशनल सिग्नलिंग यानी उसकी सभ्यता का वैश्विक घोषणा पत्र होता है। इतिहास गवाह है कि जब साल 1972 में सीलोन ने अपना नाम श्रीलंका किया था तो उनके सबसे बड़े निर्यात ब्रांड सीलोन टी को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क सुरक्षित करने के लिए 1970 और 80 के दशक में श्रीलंका टी बोर्ड को लगभग 5 से 6 मिलियन डॉलर का भारी खर्च उठाना पड़ा था। लेकिन समय के साथ उनकी एक स्वतंत्र संप्रभु पहचान मजबूत हुई। ठीक इसी तरह साल 1989 में जब बर्मा ने अपना नाम म्यांमार किया तो कूटनीतिक फ्रिक्शन का आलम यह था कि यूएसए जैसी ताकतों ने इस नए नाम को मान्यता देने से इनकार कर दिया और वे साल 2012 तक अपने आधिकारिक दस्तावेजों में इसे बर्मा ही लिखते रहे। सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का तर्क है कि अपनी औपनिवेशिक पहचान से पूरी तरह मुक्त होकर भारत वैश्विक पटल पर एक नई मनोवैज्ञानिक संप्रभुता स्थापित कर सकता है। अपनी 5,000 साल पुरानी विरासत को दुनिया के सामने बिना किसी समझौते के रखने की दीर्घकालिक वैल्यू उनके अनुसार किसी भी शॉर्ट टर्म प्रशासनिक बिल से कहीं ज्यादा कीमती है। हालांकि कई भू राजनीतिक विशेषज्ञों का दूसरा तर्क यह है कि पूर्ण बदलाव की जगह एक स्मार्ट मिडिल पाथ अपनाया जा सकता है। साउथ कोरिया की रणनीति देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरिया कहलाता है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर आंतरिक रूप से हानगुक पहचान का इस्तेमाल करता है। ये दोनों पहचानों को एक साथ साधने की रणनीति काफी हद तक भारत की मौजूदा इंडिया भारत व्यवस्था के ही करीब है और कई विशेषज्ञों के अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले ही यही बुद्धिमानी कर दी थी। लेकिन इस वैचारिक बहस से अलग जब हम देश की वास्तविक कानूनी व्यवस्था के धरातल पर आते हैं तो हमें समझ आता है कि यह पूरा नाम बदलना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखे देश के नाम को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए सरकार को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत एक औपचारिक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का आर्टिकल 1 एक फेडरल प्रोविजन या संघीय ढांचा माना जाता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 368(2) के कड़े नियमों के तहत इसके लिए सरकार को केवल संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 66% का विशेष बहुमत ही नहीं चाहिए, बल्कि इस बिल को पास कराने के बाद देश के कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी साधारण बहुमत से इसे अलग से पास कराना अनिवार्य होगा। लेकिन कानूनी पेच यहीं खत्म नहीं होता। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार साल 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये एक बहुत बड़ी और जायज कानूनी बहस है कि क्या देश का मूल नाम इंडिया संविधान के इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर हां, तो इस नाम को पूर्ण रूप से हटाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा सैद्धांतिक रूप से असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है। आज के राजनीतिक दौर में ऐसा अभूतपूर्व बहुमत जुटा पाना और इस कानूनी चक्रव्यूह को पार करना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। यही कारण है कि आज भी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नए पासपोर्ट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों का एक साथ इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पूर्वजों ने जब इस देश का संविधान लिखा था तो उन्होंने हमें एक ऐसा अद्भुत कानूनी ढांचा दिया था जो हमें हमारी आधुनिक वैश्विक पहचान और हमारी प्राचीन सभ्यता की आत्मा दोनों को एक साथ अपनाने की आजादी देता है। अब ये गंभीर सवाल मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या 14,000 करोड़ रुपए का ये भारी खर्च हमारी सभ्यता की पहचान में एक जायज निवेश है या फिर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी तार्किकता के साथ जरूर दर्ज कीजिए। अगर इस डेटा बैक्ड एनालिसिस से आपको कोई नया नजरिया मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अंत में इस पूरी बहस पर बस एक ही पंक्ति याद आती है,
जिससे हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया था। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।